बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फंडामेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 और लास्ट लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ टिपिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक टिपिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किस तरह हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कैरी ऑन करते हैं। तो there are different types and the number of steps depending on the type of analysis। मतलब जो हमारे डिफरेंट टाइप के स्टेप्स होते हैं और नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, एनालाइज की टाइप पे। जिस तरह का एनालिसिस होगा उस तरह के स्टेप्स उतने ज़्यादा स्टेप्स होंगे, उतने डिफरेंट तरह के स्टेप्स होंगे। मतलब हमारे स्टेप्स की तादाद या उनका जो नंबर है या उनकी टाइप्स हैं वो एनालिसिस की टाइप्स के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। Here are the few important some common steps that are mostly used in typical quantitative analysis। ये कॉमन तरह के स्टेप्स हैं जो तकरीबन मोस्टली हर तरह के एनालिसिस में यूज होते हैं। तो सबसे पहले है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम डिफाइन करना है कि हम एनालिसिस कर क्यों रहे हैं। एंड सेकंड है सिलेक्टिंग अ मेथड ऑफ एनालिसिस। Third has sampling. Fourth has prepared a laboratory sample. Fifth है defining replicate sample. Sixth है preparing solutions of the sample. Seventh है eliminating interferences. Eighth है calibration and measurement. Ninth है calculating results and tenth है evaluating results and estimating reliability। तो अब हम हर तरह के स्टेप को अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। मतलब हमें प्रॉब्लम को डिफाइन क्यों करना है, किस लिए करना है। सबसे पहले तो जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमने देखना है वो एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिफाइन अ प्रॉब्लम में है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम एनालिसिस में है क्या, व्हाट नीड टू बी फाउंड। हम क्या तलाश करना चाहते हैं, क्या हम एनालाइज करना चाहते हैं, क्या हम फाउंड करना चाहते हैं। सेकंड है व्हाट विल द इंफॉर्मेशन यूज फॉर। और ये इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं कौन सी इसके लिए यूज़ हो सकती है, कौन सी हम कर सकते हैं। एंड हु विल यूज़ इट, और ये भी कि कौन इसको यूज़ करेगा। व्हेन विल इट बी नीडेड, और जो हमारी एनालिसिस है उसके मतलब जो इंफॉर्मेशन है हमें कब तक चाहिए है। हो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डज इट हैव टू बी, और उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन का लेवल कितना होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द बजट, और एनालिसिस करने के लिए हमें कितना बजट दिया गया। अब आपको 10 रुपये दिए गया हूँ तो आप 50 वाला मेथड सिलेक्ट कर लें तो बाद में कहेंगे सर ने कहा था भाई ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो बच्चों बजट भी देखना होता है, जितना बजट दिया गया हो उतना ही वो कहते हैं ना जितने चादर देखो उतना बंदा पाँव फैलाए। तो बच्चे जितना बजट देखना है उसके मुताबिक ही आपने मेथड सिलेक्ट करना है, उसके मुताबिक ही आपने एक्सपेरिमेंट करना है। द एनालिस्ट शुड कंसल्ट द क्लाइंट टू प्लान अ यूजफुल एंड एफिशिएंट एनालिसिस। अब जो हमारा एनालिस्ट है वो क्लाइंट से रब्ता करेगा, उससे मशवरा करेगा जो उससे एनालिसिस करवा रहा है। मतलब हमारा क्लाइंट हमारा टीचर ही होता है जो हमसे एक्सपेरिमेंट करा रहा होता है। तो उसके एफिशिएंट और मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छे वाला एनालिसिस करने के लिए उससे मशवरा करेगा कि मैंने सैंपल किस तरह कलेक्ट करना है। क्योंकि जो एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो सैम्पलिंग होता है। क्योंकि जो हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन होती है एनालिसिस की मेजरमेंट की, वो सैम्पलिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जितनी अच्छी हम सैम्पलिंग करेंगे उतनी हमारी एनालिसिस के जो रिजल्ट होंगे एक्यूरेट और प्रिसाइज होंगे। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा पहले हमने डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, हमारा प्रॉब्लम क्या है और हम क्या फाउंड करना चाह रहे हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं और इसे कौन यूज़ करना चाह रहा है। और दूसरा हम देखेंगे कब तक हमें ये चाहिए। अब हमें चाहिए है 2 दिन में चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, और हम ऐसा मेथड सिलेक्ट कर ले हैं जो 4 महीनों में जाकर रिजल्ट दे, तो फिर तो हम खुद का ही घाटा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन चेक करनी है, कौन से लेवल की हमें एक्यूरेसी हो, कितना एक्यूरेट और कितनी प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए। उसके बाद हमने बजट चेक करना, हमारे पास कितना बजट है और उसके मुताबिक ही हमने मैथड सिलेक्ट करना। और सेकंड है हमारे पास एनालिस्ट, जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो अपने टीचर से अपने क्लाइंट से मशवरा करेगा कि मैंने सैम्पलिंग किस तरह करनी है और किस तरह की सैम्पलिंग करनी है। तो सेकंड स्टेप है सिलेक्टिंग का मेथड ऑफ एनालिसिस। जब हमने प्रॉब्लम फाउंड कर लिया उसके बाद हमने
एक मेथड सिलेक्ट करना है एनालिसिस करने के लिए। तो सूटेबल मेथड एनालिसिस के सिलेक्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मेथड सिलेक्ट करना जो एक्यूरेट हो, हमें अच्छे से एक्यूरेसी दे रहा हो। सेकंड, हमने वो मेथड सिलेक्ट करना है जो प्रिसाइज हो, हमें एक अच्छे लेवल की प्रिसीजन दे रहा हो, मतलब रिजल्ट करीब करीब ओरिजिनल वैल्यू के दे रहा। उसके बाद वो सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब इवन आ मिन्यूट मिन्यूट मतलब छोटी छोटी जो है मेजरमेंट वो भी अच्छे तरीके से कर रहा हो। और तीसरा, हमने सिलेक्टिव मेथड सिलेक्ट करना है जो हमें सिलेक्टिविटी मतलब वो जो एनालिसिस हम कर रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर ही मेथड अप्लाई होता रहा। जो सिलेक्टिव मेथड होते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेसी और प्रिसीजन देते हैं। उसके अलावा हमने वो मेथड सिलेक्ट करना है जो रबसनेस मतलब दोबारा से उसको पीछे किया जा सके, मतलब दोबारा से उसको रिवाइंड करके चेक की जा सके अगर कोई उसमें एरर आ जाता है। तो सेकंड, हमने रेजिस्टेंस चेक करनी है उस जो हमारा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमने मेथड सिलेक्ट किया वो रिजिड हो, मतलब कुछ ठोस होना चाहिए, उसमें ज़्यादा एरर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा उसका स्केल जो है अच्छे से प्रिसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए, उसको अच्छे से काम करना चाहिए। उसके बाद एनालिसिस टाइम, हमने एनालिसिस टाइम देखना है और उसके मुताबिक ही हमने मेथड सिलेक्ट करना है। मसलन हमें चाहिए है एनालिसिस का टाइम 10 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए, तो हम उसके मुताबिक ही मेथड सिलेक्ट करेंगे। अब आपको चाहिए हो 10 मिनट एनालिसिस करने के लिए, आप सिलेक्ट कर लें मेथड 4 घंटों वाला, तो फिर आपने नंबर्स ले लिए। तो आपने उसके मुताबिक अगर आप खुद को एफिशिएंट एक अच्छा एनालिस्ट साबित करना चाहते हैं तो आप जितना आपको एनालिसिस का टाइम दिया गया है उसके मुताबिक ही मेथड सिलेक्ट करेंगे, ताकि वो मेथड सिलेक्ट करें जो विद इन टाइम आपको एनालिसिस करके दे सके। एंड लास्ट स्टेप इज अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड कॉस्ट। ये फिर से वही वाला आ गया, वो मेथड आपने सिलेक्ट करना है जितना आपके पास बजट हो और जितने आपके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो। आपने वो मेथड सिलेक्ट नहीं करना, आपने वो मेथड नहीं सिलेक्ट करना कि आपके पास उसके इंस्ट्रूमेंट ही मौजूद ना हो, आपने वो मेथड सिलेक्ट कर लिया। और आपने वो मेथड भी सिलेक्ट नहीं करना आपके पास इतने पैसे नहीं हो कि उसके ऊपर उतनी कॉस्ट आ गई, आपके पास पैसे भी नहीं है और फिर आप दरमियान में खड़ा हूँ, अब हाथ हिला रहे हो सर जी अब से एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। तो आपने वो मेथड सिलेक्ट करना है जितने आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हो और उसकी जितनी कॉस्ट आती हो वो भी आपके पास मौजूद हो। तो ऐसे एक प्रोसेसर डोंट हाउ मच द गिवन सैंपल एज मटेरियल इंडिकेटर, मतलब ऐसे एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारा सैंपल मटेरियल होता है उसको उसके नाम से इंडिकेट किया जाता है। मसलन जिंक का ले है वो उसमें जिंक का जितना उस जिंक का अलाई है उसमें जो जिंक का कंटेंट है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से उसको इंडिकेट किया जाता है। तो ऐसे हमारा ऐसा होता है जो सैंपल का मटेरियल अपनी ओरिजिनल नेम से जितना सैंपल जो है ज़ाहिर किया जाता है उसको हम ऐसे कहते हैं। मतलब हमारे जिंक के अलाई में जो जिंक का कंटेंट मौजूद है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से उसको ज़ाहिर किया गया, वो हमारा क्या है, ऐसे है। तो हमारे थर्ड सैम्पलिंग के ही स्टेप में है। सैम्पलिंग हमारे पास क्या होता है, ऑब्टेनिंग अ स्मॉल मास ऑफ मटेरियल हुज कंपोजिशन एक्यूरेटली रिप्रेजेंटिंग बल्क ऑफ द मटेरियल सैंपल। ये हमने अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर सुने हो तो बेसिक जो हम कंसेप्ट पढ़े थे तो सैम्पलिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब हमने जो हमारे पास ओरिजिनल मास मौजूद है उसमें से इतना सैंपल सिलेक्ट करना है कि वो जो बाकी आपका मास है होल ऑफ आपकी पॉपुलेशन है उसको वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा, उसकी जो सारी खसूसियात हैं वो आपके सैंपल में मौजूद होनी चाहिए। तो आपने सैंपल को किस तरह एक्वायर करना है, सैंपल को एक्वायर करने के ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेप ऑफ एनालिसिस अ पोर्शन ऑफ द बल्क मटेरियल इज रिमूव्ड इन ऑर्डर टू बी असेस्ड। मतलब एक बल्क मटेरियल का जो आपके पॉपुलेशन है वहां से एक बल्क मटेरियल का आपने रिमूव कर लेना है असे करने के लिए। द पोर्शन शुड बी चूजन सो दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बल्क मटेरियल, मतलब वो आपने जो पोर्शन सिलेक्ट किया है बाकी जो आपके पास बल्क मटेरियल है उसको वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसमें उसकी सारी खसूसियात
मौजूद होनी चाहिए। इसके लिए हम स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं ताकि वो जो सैंपल का साइज़ है और नंबर ऑफ सैंपल को डिटरमाइन करने के लिए हम स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हैं। और जो हमारे एनालिसिस की एक्यूरेसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम मल्टीपल सैंपल लेते हैं और लोकेशन को वेरी करते रहते हैं बल्क मटेरियल के साथ-साथ। तो आपने एक्वायर किस तरह करना है सैंपल को, आपने उसकी मुकम्मल पॉपुलेशन में से एक पोर्शन लेना है मटेरियल का ताकि उसको आप ऐसे कर सकें। उसके बाद जो पोर्शन आपने सिलेक्ट किया है उसको रिप्रेजेंट एक्यूरेटली कर रहा होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आपने यूज़ करनी है ताकि आप जो सैंपल का साइज़ है और नंबर ऑफ सैंपल है उसको डिटरमाइन कर सकें। और उसके अलावा जो एक्यूरेसी आपके एनालिसिस की वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप रेप्लिकेट सैंपल इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल इस्तेमाल करते हैं और उनकी लोकेशन वेरी करके करते हैं बल्क मटेरियल जैसे ये के साथ-साथ। थर्ड आपके सैंपलिंग में मसलन एग्जांपल है एनालिसिस ऑफ द लेक फॉर केमिकल पोल्यूटेंट। अगर आप एक लेक के अंदर केमिकल पोल्यूटेंट को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो विल लाइकली यील्ड इन एक्यूरेट रिजल्ट्स, वो गलत रिजल्ट देगी इफ द लेक इज सैंपल्ड ओनली इन द सेंटर। अगर उसको सैंपल को जो है वो सेंटर से ले रहे हैं एंड सिर्फ सरफेस से ले रहे हैं। अगर आप सैंपलिंग अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपको सेवरल लोकेशन से सैंपलिंग करनी पड़ेगी। मसलन आपको पेरिफेरी से, सेंटर से, सरफेस से, मतलब डेप्थ से, हर जगह से आपने छोटे-छोटे सैंपल कलेक्ट करने हैं ताकि वो जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर आप सिंपल सेंटर से और सरफेस से कलेक्ट करेंगे तो वो जो हमारा सैंपल वो होमोजेनियस नहीं होगा और वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा होगा बाकी की पॉपुलेशन को। तो आपने अगर अच्छे से सैंपलिंग करनी है लेक के अंदर पोल्यूटेंट की तो आपने सेंटर से करनी है। सरफेस बाजू का इस तरह होता है, कुछ पोल्यूटेंट जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा पाए जाते हैं और बॉटम में कम पाए जाते हैं क्योंकि वो पानी की सरफेस तैरते रहते हैं। और बाजू का इस तरह होता है, कुछ पोल्यूटेंट जो होते हैं वो पेरिफेरी के ऊपर ज़्यादा पाए जाते हैं और सरफेस के ऊपर इतने नहीं होते। और कुछ पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो बॉटम में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपने जब सैंपलिंग करनी है तो हर पोजीशन से अच्छे तरह से करनी है, हर लोकेशन से करनी है ताकि आपके पास एक होमोजीनियस सैंपल ऑब्टेन हो सके। तो होमोजेनिटी ऑफ द वर्क मटेरियल इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ द सैंपल नीडेड। जो हमारे पास होमोजेनिटी होती है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है सैंपल नीडेड। अगर हमारे पास मटेरियल पहले से ही होमोजीनियस है तो हमें सिर्फ एक सिंगल सैंपल ही रिक्वायर होगा एनालिसिस करने के लिए। अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस सैंपल है तो हमें नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर होंगे सैंपलिंग करने के लिए। तो हमारे पास जो बल्क मटेरियल की होमोजेनिटी होती है वो नंबर ऑफ सैंपल के ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही होती है। मतलब अगर हमारे पास होमोजीनियस सैंपल है तो हमें सिर्फ एक ही सैंपल रिक्वायर होगा और अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस सैंपल है तो हमें नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर होंगे। उसके बाद एक डिसएडवांटेज होता है लार्ज नंबर ऑफ सैंपल सिलेक्ट करने का। ये क्या करता है, जो टाइम होता है और एक्सपेंस होता है ये इंक्रीज कर देता है। अगर मतलब हमारे पास होमोजीनियस सैंपल है तो हम एक ही सैंपल रिक्वायर होगा, इससे हम एनालिसिस भी जल्दी कर देंगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमें कॉस्ट भी कम आ जाएगी, हमारा जो केमिकल्स होंगे वो भी कम यूज़ होंगे। लेकिन अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस सैंपल होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेने पड़ेंगे और जिस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेंगे उसे हम एनालाइज करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हमारी जो एक्सपेंस होगी उसके ऊपर कॉस्ट आएगी वो भी ज़्यादा आएगी। और कुछ लेबॉरेटरीज होती हैं जो इस तरह के मैसिव सैम्पलिंग प्रोग्राम सपोर्ट कर सकती है, लेकिन बच्चों आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ये नहीं करती हैं। तो डोंट बी ओवर सीरियस, आपने कम से कम मतलब सैंपल लेने हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकती है। तो अगर होमोजीनियस सैंपल है तो फिर तो आपने एक ही सैंपल लेना है, लेकिन अगर आपकी हेट्रोजीनियस सैंपल है तो आप यूनिवर्सिटी जितना अफोर्ड करती रहती है तो फिर समझो आपके अब्बू जी का माल लेते जाओ। उसके बाद हमने सैंपल को प्रिपेयर किस तरह करना है। सैम्पलिंग में ये स्टेप पे कहा जाता है सैम्पलिंग प्रिपरेशन रेफर्स टू द वे इन व्हिच द सैंपल इज ट्रीटेड प्रायर टू एनालिसिस। मतलब एनालिसिस करने से पहले पहले जब हम सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें सैंपल को प्रिपेयर भी करना पड़ता है। तो सैंपल की प्रिपरेशन में सैंपल की होती है ट्रीटमेंट जो एनालिसिस से पहले हम करते हैं। प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन मोस्ट एनालिटिकल टेक्निक्स बिकॉज द टेक्निक्स आर ऑफन नॉट रेस्पॉन्सिबल to the analyte and its situ form are the results are distorted by interfering species। तो हम जो सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद सैंपल की हम ट्रीटमेंट करते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है हमारे सैंपल के अंदर कुछ इंटरफेरेंस स्पीशीज़ भी मौजूद होती हैं तो उनको रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो टेक्निक्स होती हैं इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं होती कि उसके अंदर मौजूद जो इंटरफेरेंस स्पीशीज़ है उसको रिमूव कर सकें। तो सैंपल को हम प्रिपेयर करते हैं अच्छी तरह से, उसमें से इंटरफेरेंसेस वगैरह को निकालते हैं और उसको बिल्कुल होमोजीनियस बनाते हैं। तो ये हमारे पास होती है सैंपल
सैंपल की प्रिपरेशन, सिंपली जो हमारे पास सैंपल की प्रिपरेशन होती है वो उसकी ट्रीटमेंट को रेफर कर रही होती है। उसके बाद हमारी सैम्पलिंग है। सैंपल प्रिपरेशन में कुछ स्टेप हैं, ये स्टेप हैं ये आप जानते हैं, मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं सुने तो आपको ये पता नहीं होगा, बस मैं इनका नाम लूँगा। अगर आपने ये जाननी है तकनीक तो मैं पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो सैंपल की प्रिपरेशन होती है ये इन्वॉल्व होती है, डिजोलेशन होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, रिएक्शन विद सम केमिकल स्पीशीज कराया जाता है, पल्वराइजिंग होती है, ट्रीटमेंट विद चैलेटिंग एजेंट एडीटीए, इथाइलिन डायमीन ट्रेटा एस्टिक एस्टिक होता है ये, और मैस्किंग होती है, फिल्टरिंग होती है, डिल्यूशन होती है, और सब सैम्पलिंग है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारे सैंपल को ट्रीटमेंट करने के लिए, सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए, सैंपल में से इंटरफ्रेंस को निकालने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हमारी सैम्पलिंग की ट्रीटमेंट इज डन टू प्रिपेयर द सैंपल इनटू फॉर्म रेडी फॉर एनालिसिस। और ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो सैंपल है वो एनालिसिस के लिए रेडी हो सके। वह स्पेसिफाइड एनालिटिकल इक्विपमेंट, उसके लिए हम डिफरेंट एनालिटिकल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन कोड इन्वॉल्व ये, इसमें सबसे पहले सैंपल को क्रश भी किया जाता है। मतलब हमारा सैंपल हेट्रोजीनस है तो हम उसको क्रश करते हैं ताकि उसको होमोजीनस बनाया जा सके। उसको डिसोल्यूशन करते हैं, मतलब अगर वो पानी में सोल्यूबल नहीं हो रहा तो उसको पानी में हल करते हैं। और उसके बाद केमिकल डाइजेशन विद एसिड एल्कली, अगर वो एसिड या एल्कली में हल नहीं हो रहा तो उसको डिजॉल्व करते हैं। उसके बाद सैंपल में से एक्सट्रैक्शन करते हैं, अगर कोई इंटरफेरेंट स्पीशीज मौजूद है तो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम सैंपल को क्लीन अप करते हैं, और उसके बाद हम सैंपल की क्या करते हैं, हम प्री कंसंट्रेशन कहते हैं, उसको एक कंसंट्रेशन में तरतीब देते हैं, एक अमाउंट में तरतीब देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सैंपल में क्या होता है, आफ्टर द सैंपल हमने आफ्टर द सैंपल हैज बीन सिलेक्टेड इट मे बी नेसेसरी टू केमिकल और फिजिकल ट्रीटेड विद द सैंपलिंग साइट। नॉर्मली दिस ट्रीटमेंट इज डन इमीडिएटली आफ्टर द सैंपल हैज बीन कलेक्टेड। जैसे ही सैंपल को हम सिलेक्ट करते हैं उसके बाद डायरेक्टली ट्रीटमेंट कर ली जाती है। तो ये ज़रूरी है कि उसकी केमिकली और फिजिकली उसकी जिस सैंपल जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। और जो हमारी नेचर ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो डिपेंड कर रही होती है सैंपल के ऊपर और उस सब्सटेंस के ऊपर जिसके लिए वो एनालाइज हो रहा होता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो हमारी ट्रीटमेंट होती है, नेचर होती है सैंपल की ट्रीटमेंट की, वो डिपेंड कर रही होती है सैंपल के ऊपर और उस सब्सटेंस के ऊपर जिसके लिए वो एनालाइज हो रहा होता है। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं एग्जांपल आपको देता चलूँ। नेचुरल वाटर सैंपल दैट आर असेड फॉर डिजॉल्विंग ऑक्सीजन जनरली आर प्लेस इन कंटेनर्स दैट आर सील्ड स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेड इन अ रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। बस हमारे पास वाटर के कुछ कुदरती तौर पर सैंपल होते हैं, उनमें ऑक्सीजन हम डिजॉल्व करना चाहते हैं तो उनको हम कंटेनर्स में सील करते हैं, स्टोर किया जाता है। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट्स के अंदर। उसके बाद जो सीलिंग होती है वो प्रिवेंट करती है ताकि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है इन्वायरमेंट एक्सपोजर की वजह से बाहर ना निकल जाए, तो इसकी वजह से हम उसको सील करते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारी है वो मेंटेन रह सके। उसके बाद है दूसरी एग्जांपल सैंपल दैट आर सिलेक्टेड टू बी सेड फॉर ट्रेस लेवल्स ऑफ मेटालिक पोल्यूटेंट्स। अगर हम मेटालिक पोल्यूटेंट्स की एनालिसिस कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले ट्रीट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। अगर हम चाहते हैं कि उसमें जो पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन मौजूद है उसको हम एनालाइज करते जाए तो कंसंट्रेशन हमारी एनालिसिस से पहले डिक्रीज ना हो, दैट इज काज बाय एब्जॉर्प्शन ऑन द वॉल ऑफ सैंपल। मतलब अगर वो हमारी जो पोल्यूटेंट है सैंपल की जो हमारी विसल है उसके ऊपर एब्जॉर्ब ना हो तो उसको हम मिनिमाइज करने के लिए उसमें नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं और उसकी जो वाल होती है उसको वॉश कर देते हैं एसिड के साथ, इस नाइट्रिक एसिड के साथ वॉश कर देते हैं। तो नेचुरल वाटर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मेजर करना चाह रहे हैं तो हम उसको सील इन्वेलम में रखेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट के अंदर ले जाएंगे ताकि वो जो हमारी ऑक्सीजन है वहाँ से डिफ्यूज़ और बाहर ना निकल जाए। उसके बाद हम मेटेलिक पोल्यूटेंट की कर रहे हैं तो उसको अंदर हम नाइट्रिक एसिड डाल देंगे ताकि जो हमारा पोल्यूटेंट्स है वो सैंपल की जो वाल हैं, जो हमारे पास सैंपल कंटेनर है उसकी वाल के साथ चिमट ना जाए, और उसको बचाने के लिए हम उसके अंदर कोई दूसरा एसिड भी डाल देते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल को हम प्रोसेस किस तरह कर रहे होते हैं।
Sometimes no sample processing is required prior to the measurement steps such as the pH of the water sample can measure directly. कुछ इस तरह के सैंपल्स होते हैं जिनके लिए सैंपल प्रोसेसिंग रिक्वायर नहीं होती। मसलन जो जहाँ हम वाटर की पीएच डिटरमाइन करते हैं तो इसके लिए हमें कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। एंड मोस्ट सर्कस सैंपल नीड टू प्रोसेस, लेकिन मोस्ट ज़्यादा कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें सैंपल को प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी सैंपल जिसमें हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं रेप्लिकेट सैंपल्स को ताकि हमारी जो रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं सॉल्यूशंस, उसमें हम फिजिकल या केमिकल चेंजेस करते हैं ताकि वो जो हमारे सॉल्यूशंस हैं अच्छे से डिजॉल्व हो सके, वेल प्रिपेयर हो सके। तो हमारा फोर्थ स्टेप है प्रिपेयरिंग लेबोरेटरी सैंपल। अ सैंपल आर द मटेरियल टू बी टेस्टेड और एनालाइज्ड दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ग्रॉस सैंपल एंड रिटेन द लेटर कंपोजिशन। और वो हमारा सैंपल जो हम एक्चुअली लेबोरेटरी में एनालाइज करना चाह रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, लेबोरेटरी सैंपल होता है। इसके लिए हम करते हैं सैंपल को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ड्राई सैंपल टू उस सैंपल को खुश्क करते हैं ताकि वहाँ से जो वाटर है उसको रिमूव किया जा सके। इसके लिए हम 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए उसको हीट करते हैं और उसके बाद डेसिकेटर के अंदर कूल कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा ग्रॉस सैंपल होता है उसको हम साइज़ में डिक्रीज करते हैं और उसको फर्दर होमोजेनाइज करते हैं ताकि हमें लेबोरेटरी सैंपल मिल सके। और इस पर्पज़ के लिए अगर सैंपल सोल्यूबल है तो इज़ ओके, लेकिन अगर सोल्यूबल नहीं है तो इनसोल्यूबल फॉर्म में है तो उसके लिए हम केमिकल डिसोल्यूशन कैरी आउट करते हैं। अगर हमारे पास सोलर लेबोरेटरी सैंपल है तो उसको हम सबसे पहले ग्राउंड करते हैं ताकि उसको पार्टिकल का साइज डिक्रीज हो जाए, उसको मिक्स करते हैं ताकि वो होमोजीनस हो सके और उसको स्टोर करते हैं काफ़ी वेरियस लेंथ और काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करते हैं ताकि एनालिसिस शुरू हो सके। उसके अलावा वाटर का लॉस या गेन क्या करता है, ड्यूरिंग द स्टोरेज चेंज द केमिकल सॉलिड की जो होती है केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर सकता है। इसके लिए हम अच्छे है कि उसको सबसे पहले ड्राई कर लें और उसके ऊपर जो मॉइस्चर है उसका जो मॉइस्चर का कंटेंट है उस सॉलिड के अंदर उसको मेजर कर लें ताकि हमें अच्छी एक्यूरेसी और प्रिसीजन मिल सके और एरर से हम छुटकारा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हम सैंपल को क्या करते हैं, सैंपल लेबोरेटरी सैंपल प्रिपेयर करने के लिए यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 110 उसमें से वाटर को रिमूव करने के लिए 110 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं 1 घंटे के लिए और उसको डेसिकेटर के अंदर हीट कर लेते हैं। उसके बाद हम ग्रास सैंपल का साइज जो है वो डिक्रीज करते हैं, उसको फर्दर होमोजेनाइज करते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम उसको देखते हैं वो सोल्यूबल है तो ठीक है, लेकिन अगर सोल्यूबल नहीं है तो उसके लिए हम केमिकल डिसोल्यूशन कैरी करते हैं। अगर हमारे पास सॉलिड सैंपल है तो उसको हम क्रश करते हैं, उसका पार्टिकल का साइज डिक्रीज करते हैं, उसको मिक्स करते हैं ताकि वो होमोजेनाइज हो सके और उसको काफ़ी वक्त के लिए स्टोर करते हैं ताकि एनालिसिस हमारी स्टार्ट हो सके। उसके बाद जो वाटर का लॉस या गेन होता है तो वो सॉलिड की जो कंपोजिशन होती है उनको चेंज कर देता है। अगर हमारे पास अच्छे से एनालिसिस करनी है तो उसके लिए हमें सैंपल को ड्राई करना पड़ेगा और उसमें जो मॉइस्चर का कंटेंट है उसको मेजर कर लेना चाहिए ताकि हम एरर से छुटकारा हासिल कर पाएँ। उसके बाद हमने क्या करना है, डिफाइन करने हैं रेप्लिकेट सैंपल्स को। पहले तो हमने देखना है रेप्लिकेट सैंपल होते क्या है। अ सैंपल रेप्लिकेट इज अ रैंडम सब्सटेंस इंटायर अवेलेबल सैंपल दैट हैज बीन ड्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर सर्वे। ये सेट होते हैं सैंपल के मुख्तलिफ, एक ही पॉपुलेशन के सैंपल होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सैंपल होते हैं जिनकी कंपोजिशन सेम होती है, एक ही तरह से लिए गए होते हैं, एक ही कंसनट्रेशन से लिए गए होते हैं, लेकिन उनको हम एक ही प्रोसीजर से कैरी आउट कर रहे होते हैं। सैंपल रेप्लिकेट्स आर ऑफन मेड अप ऑफ द रैंडमली असाइंड 1000 और सैंपल एलिमेंट्स आल्सो समटाइम्स रेप्लिकेट्स मे बी स्मॉल इन साइज एज 100। और हमारे पास रेप्लिकेट्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं वो 1000 में से 100 तक आ जाते हैं। और जो रेप्लिकेट सैंपल होते हैं कैन बी यूज्ड टू मेजर वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के अंदर वेरिएशन मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन हमने मुख्तलिफ तरह के एक ही पॉपुलेशन के सैंपल्स लिए हैं, 4-5 सैंपल ले लिए हैं, ये हमारे रेप्लिकेट सैंपल होंगे और उनके हम जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करके एक्यूरेसी मालूम कर रहे होते हैं कि वो ओरिजिनल वैल्यू से कितना डेविएट कर रहे हैं। इसके लिए हम स्टेटिस्टिकल डाटा यूज़ करते हैं ताकि उनमें जो डिफरेंस है उनको इवेलुएट किया जा सके। तो जो हमारे रेप्लिकेट सैंपल होते हैं ये पोर्शंस ऑफ द मटेरियल सेम साइज के होते हैं, सेम एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर कैरी हो रहे होते हैं, सेम टाइप के ऊपर और सेम वे के जरिए हो रहे होते हैं। बस उनके रिजल्ट थोड़े बहुत 0.11% इस तरह
कि थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है और वो एक्यूरेसी मुहैया करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है रेप्लिकेट को यूजुअली एवरेज होती है और स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म टू इंश्योर रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मतलब मुख्तलिफ तरह की हम मेजरमेंट इनकी कर लेते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलते हैं रिजल्ट को हम एवरेज ले लेते हैं और जो एवरेज होता है वो हमारा एक्चुअल रिजल्ट होता है। तो जो हमारी रेप्लिकेशन है वो इम्प्रूव करती है रिजल्ट्स की क्वालिटी को और हमें एक रिलायबल डाटा रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो रेप्लिकेट होते हैं मुख्तलिफ तरह के सेम पोर्शन के सेम साइज के मटेरियल होते हैं, सेम प्रोसीजर से कैरी आउट हो रहे होते हैं और सेम टाइम पे हो रहे होते हैं। तो जो हमारे रेप्लिकेट होते हैं वो हमें क्या करने में मदद देते हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर वेरिएशन होती है उनको मेजर करने में हमारी मदद करते हैं, ये हमें याद रखना। और जो हमारा 6 स्टेप है ये है प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस ऑफ द सैंपल्स के हमने सॉल्यूशन किस तरह प्रिपेयर करने हैं। Solutions of the non-concentration can be prepared either by dissolving in a non-mass or solute in a solvent and diluting to a desired final volume, or by diluting to approximate volume or the more concentrated solution to desired final volume. Solution की प्रिपरेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, अगर आपने देखा तो मस्त जाकर देखे लेक्चर। सबसे पहले अगर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन बच्चों प्रिपेयर करने पड़ेंगे और इसके लिए हमें उनको जो हमारे पास सोल्यूट है उसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसको डिल्यूट करना पड़ेगा, वो कंसनट्रेट करना पड़ेगा और वो उसकी हमारे पास एनालिसिस की टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा हमें क्या क्या करना है। और जो हमारे पास मोस्ट एनालिसिस होती है वो परफॉर्म होती है सॉल्यूशंस के ऊपर हो रही होती हैं। अ सॉल्वेंट इज चूजन दैट डिसॉल्व द होल सैंपल विदाउट डिकम्पोजिंग द एनालाइट। एक सॉल्वेंट को सिलेक्ट किया जाता है जो सारे के सारे सैंपल को खुद के अंदर डिसॉल्व कर लेता है और एनालाइट को डिकम्पोज भी नहीं होने देता। उसके लिए सेवरल सोर्सेज ऑफ एरर इंक्लूडिंग सैंपल डिसोलेशन। सब डिसोलेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा एरर हैं जो इस किस्म के एरर हैं आ सकते हैं। ये 4 मेन टाइप ऑफ एरर दिए हुए हैं जो सैंपल की डिसोलेशन के दौरान आ सकते हैं, तो इनसे आपने अवेयर रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन इन दी एनालाइट। एनालाइट में क्या है, एनालाइट जो हमारा है वो कम्प्लीटली डिसोलेट नहीं हो रहा, अच्छी तरह से हल नहीं होता। बाज़ बात इस तरह होता है अभी हमारा एनालाइट हल हो रहा होता है और हम पहले से उसको उठाकर नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं, तो हमें वेट करना चाहिए यहाँ तक कि हमारा एनालाइट अच्छी तरह से कम्प्लीटली तौर पर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद लॉसेस ऑफ द एनालाइट बाय वोल्टिलाइजेशन। बाज़ बार इस तरह होता है हमारा जो एनालाइट होता है वो हम ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो वोलेटाइज हो जाता है और वो वापस बन के निकल जाता है। उसके अलावा बाज़ बार इस तरह होता है इंट्रोडक्शन एज सॉल्वेंट कंटेमिनेशन, और हम उसके अंदर एनालाइट के अंदर सॉल्वेंट की ज़्यादा कंटेमिनेशन कर देते हैं। कंटेमिनेशन फ्रॉम रिएक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद विसल वाज, और बाज़ औक़ात इस तरह होता है हमारे सैंपल की कंटेनर विसल सैंपल जिसमें हमारा मौजूद होता है जिस कंटेनर के अंदर उसकी जो वाज होती हैं उनके साथ कोई रंग वगैरह लगा होता है तो वो वहाँ से रिएक्शन कर जाते हैं और उसका जो कंटेमिनेशन होती है वहाँ से कुछ इंटरफेरेंस स्पीशीज हासिल हो जाती है, तो वहाँ से कंटेमिनेशन हो जाती है। तो ये 4 मेन टाइप के एरर हैं जो आ सकते हैं। उसके बाद 7th स्टेप है एलिमिनेटिंग इंटरफेरेंसेस। हमने इंटरफेरेंसेस किस तरह रिमूव करने हैं, तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमें इंटरफेरेंसेस रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो इंटरफेरेंसेस होते हैं वो हमारे फाइनल रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा एरर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। स्पीशीज अदर देन द एनालाइट दैट अफेक्ट द फाइनल मेजरमेंट बाय एनहांसिंग और अटेन्यूएटिंग मेक अ स्मॉलर द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड कॉल्ड इंटरफेरेंसेस। मतलब वो स्पीशीज जो एनालाइट के अलावा हमारे सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होती हैं, हमारे सैंपल के अंदर मौजूद हो रही होती हैं और हमारे जो क्वांटिटी जो हम एनालाइट कंसंट्रेशन मेजर कर रहे होते हैं उसके अंदर इंटरफेयर कर रही होती हैं, वो इंटरफेरेंसेस कहलाती हैं। इंटरफेरेंसेस सैंपल को उनको ज़रूर एलिमिनेट किया जाना चाहिए। उनको एलिमिनेट करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं बिफोर मेजरमेंट बनाने से पहले, मेजरमेंट करने से पहले हम उसके लिए सेपरेशन करते हैं। इंटरफेरेंसेस इन द सैंपल में इंटरफेयर विद द एनालिसिस ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द प्राइमरी इंटरेस्ट। जो हमारा एनालाइट होता है उसके साथ जो इंटरफेरेंसेस होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं। दस द एनालिसिस ट्रेस कंसंट्रेशन जिसमें हमने छोटी सी कंसंट्रेशन मालूम करनी है, मतलब रिवर्स के अंदर मेटल्स की या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, उनमें वो काफ़ी ज़्यादा इरोनियस रिजल्ट मतलब काफ़ी बड़े बड़े एरर काज कर देती है। दीज इंटरफेरेंसेस मस्ट बी रिमूव प्रेयर टू एनालिसिस। इस वजह से इनको एनालिसिस से पहले रिमूव करना जाना चाहिए। जो हमारी इंटरफेरेंसेस होती हैं, इंटरफेरेंसेस प्राइमरी इंटरेस्ट जो हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट सब्सटेंस होता है यानी कि एनालाइट होता है उसके साथ इंटरफेयर कर जाती हैं, और जहाँ हमने सिर्फ ट्रेस कंसंट्रेशन मेजर करनी हो या ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, वहाँ पर ये काफ़ी ह्यूज जो हमारे पास होते हैं एरर काज कर देती हैं। तो इन इंटरफेरेंसेस को एनालाइसिस करने से पहले ही रिमूव कर देना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पास केमिकल इंटरफेरेंसेस होती हैं ये अराइज करते हैं फ्रॉम वेरियस केमिकल प्रोसेसेस की वजह से अराइज कर रही होती हैं दैट अकर ड्यूरिंग एटमाइजेशन। मतलब एटमाइजेशन हमारे पास एक स्टेप होता है,
उसके दौरान इंटरफ्रेंसेस इंटर हो जाती हैं एंड द अल्टर, और उसके बाद ये एनालाइट की एब्जॉर्प्शन करैक्टरिस्टिक्स को इंटर कर देती हैं जो हमारे पास एटमाइजेशन के दौरान इंटरफ्रेंसेस इंटर होते हैं। ऑफन द कंपाउंड आर एक्सेसिवली वोलेटाइल होते हैं, एक्सेसिवली स्टेबल होते हैं। कुछ कंपाउंड जो होते हैं एक्सेसिवली वोलेटाइल होते हैं और वहाँ से वो वेपर बन के निकल जाते हैं, और कुछ होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वहाँ पर इंटरफ्रेंसेस आसानी से निकल नहीं पाती। दिस कैन ऑफन बी मिनिमाइज बाय द चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। इसके लिए हमें जो रिएक्शन हम ऑपरेट कर रहे हैं जिन कंडीशन के लिए उसको मिनिमाइज करना पड़ता है, चॉइस जो है वो हमें कम करनी पड़ती है और कंडीशन को उसके मुताबिक स्टेबल करना पड़ता है। ईडीडीए हम यूज़ करते हैं, ये कैल्शियम के साथ कंबाइन करता है और इंटरफेरेंसेस को रिमूव करता है। और एक दूसरी स्ट्रेटजी है, एक मेटल को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो दूसरी मेटल को हम उसके अंदर इंटर करेंगे, तो वो हमारी जो मेटल है अनडिजायरेबल लिगेंड जो हमारे पास इंटरफेरेंस स्पीशीज मौजूद होगी उसके साथ कंबाइन करेगा और उसको निकाल देगा। तो इसको जो हम मेटल जिसको हमने इंटर करके जिसकी वजह से हम उसको निकाल रहे हैं उसको हम रिलीजिंग एजेंट कहेंगे जो हमारे इंटरफेयर को रिमूव कर रहा है। तो इंटरफेरेंसेस जो होती हैं वो हमारे मेजरमेंट के अंदर मौजूद होती हैं और हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी को डिक्रीज कर रही होती हैं। इनको एनालिसिस मेजरमेंट करने से पहले रिमूव कर देना चाहिए, अदरवाइज हमारी जो मेजरमेंट होती हैं वो एरर वाली होती हैं, सही तरह से नहीं मिलती हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम सेपरेशन वगैरह को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो इंटरफेरेंसेस होती हैं वो इंटरफेयर कर देती हैं हमारे एनालाइट के साथ, और जब हम छोटी सी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट में बड़े बड़े एरर काज कर देती हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास केमिकल इंटरफ्रेंसेस होते हैं, मतलब जब हमारे पास एटॉमाइजेशन हो रही होती है तो तब ये एनालाइट की एब्जॉर्प्शन करैक्टरिस्टिक्स को तब्दील कर देती हैं और उस वजह से कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और कुछ एक्सेसिव स्टेबल होते हैं, तो उनमें से इंटरफ्रेंसेस को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस वजह से हमें ऑपरेटिंग कंडीशन फिर तब्दील करनी पड़ती हैं। उसके अलावा जो हमारा एडीटी है ये हमारे पास रिलीजिंग एजेंट है, ये कैल्शियम के साथ कंबाइन करता है और इंटरफ्रेंसेस को रिमूव करता है। और एक दूसरी स्ट्रेटजी है, मतलब एक मेटल आयन है उसको हम डिसॉल्व कर देते हैं, वो अनडिजायरेबल हमारे लिगेंड के साथ रिएक्ट कर देता है और उसके अलावा जो फ्री मेटल वहाँ पर इंटरफ्रेंस मौजूद है इसको रिमूव कर देता है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, रिलीजिंग एजेंट कहते हैं। 8th स्टेप हमारे पास है कैलिब्रेशन एंड मेजरमेंट है। कैलिब्रेशन इज कंपैरिजन बिटवीन अ नॉन मेजरमेंट एंड मेजरमेंट यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन जो होती है ये हमारे पास होती है एक कंपैरिजन होता है। अगर हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें पहले से मेजरमेंट मालूम है उसका हम कंपैरिजन करते हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें मेजरमेंट मिल रही होती है। तो टिपिकली द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड शुड बी 10 टाइम। हमारे पास जो स्टैंडर्ड होती है उसकी एक्यूरेसी कम से कम 10 टाइम जो है एक्यूरेट होनी चाहिए जो हमारी मेजरिंग डिवाइस मालूम कर रही है। होवेवर एन एक्यूरेसी रेशियो 3:1 इज एक्सेप्टेबल मोस्ट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारे पास एक्यूरेसी की रेशियो होती है 3:1, अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो 3 दर्जे ऊपर है और जो हमारे पास वैल्यू निकल रही है इंस्ट्रूमेंट 1 तक है तो ये एक्सेप्टेबल है, इतनी मतलब वो कर लेते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी कम होती है, मोस्टली वैल्यूज़ जो होते हैं वो करीब करीब ही आनी चाहिए। तो कैलिब्रेशन हमारी वो होती है जो हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम फाइंड कर रहे होते हैं उसके दरमियान उसका कंपैरिजन होता है जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके साथ। अब ये इस एक्यूरेसी का गोल क्या है, कैलिब्रेशन का गोल क्या है, इसका गोल है ताकि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है उसको कम से कम किया जा सके और एक्यूरेसी को इंश्योर किया जा सके, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उनकी एक्यूरेसी को इंश्योर किया जा सके। वो जो हमारे पास इसका कैलिब्रेशन का गोल होता है वो ये होता है जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी एक्यूरेसी चेक की जा सके, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं। उसके बाद कैलिब्रेशन क्वांटिफाइज करते हैं कंट्रोल द एरर और अनसर्टेनिटीज विद इन मेजरमेंट प्रोसेसेस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। जो हमारा कैलिब्रेशन होती है एक एक्सेप्टेबल लेवल तक अनसर्टेनिटीज और एरर्स को कंट्रोल भी कर रही होती है। ये हमारे पास इसका फार्मूला दिया हुआ है कैलिब्रेशन का। आइडियली मेजरमेंट ऑफ एक्स आर द फिजिकल आर द केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन सी ऑफ द एनालाइट। ये हमारे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास है एक्स जो हम मेजर कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके एक्स के। और जब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करते हैं डबल लगा ये के आ जाता है, के हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मेजर करने का बिटवीन द एनालाइट कंसंट्रेशन और मेजर क्वांटिटी के दरमियान ये के को मेजर करने का जो हमारे पास प्रोसेस है वो होता है कैलिब्रेशन होता है। और
नाइन्थ हमारे पास स्टेप है कैलकुलेटिंग रिजल्ट। लास्ट में हमने रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेना है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू एनालाइट कंसंट्रेशन ये मैयर कर ली जाती है। उसके बाद रिजल्ट हम अपने ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर मैयर कर लेते हैं। और जो हमारे पास टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं सिर्फ एक ही एनालाइट के लिए उनको हम स्पेसिफिक कहते हैं, और जो हम कुछ एनालाइट्स के लिए यूज़ करते हैं उनको सिलेक्ट कहते हैं, और जो सब के लिए यूज़ करते हैं उनको नेचुरल कहते हैं टेक्निक्स को। तो जो हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व होती है ये प्लाट होती है, एक ग्राफ होता है जो एनालाइट की अमाउंट और कंसंट्रेशन के दरमियान प्लाट किया जाता है। और स्टैंडर्ड हमारे पास ये रेप्लिकेट्स की टर्म में आ जाता है। वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है और उनके रेफरेंस से हम अननोन कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं। और लास्ट हमारे पास रिजल्ट इवेलुएटिंग रिजल्ट्स एंड एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। The announcement of the experimentally determined value alone without some indication of its reality has no scientific worth. अगर हमने कोई वैल्यू मालूम कर रही है, अगर हम उसकी रिलायबिलिटी के लिए कोई इंडिकेशन कोई इशारा नहीं देते तो जो हमने वैल्यू मालूम की है उसकी कोई भी वर्थ नहीं है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइंस के अंदर जो हम इम्प्लाई कर रहे होते हैं कुछ लेवल हमें रिलायबिलिटी का भी इम्प्लाई करना पड़ता है। मतलब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ है वो ब्रॉड रिलायबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लेवल तक जो बाउंड्रीज हैं वो सेट कर होता है। मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ द डाटा बीइंग टोकन पोरली विद बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द रिलायबिलिटी लीडिंग टू द रिजल्ट द वैलिडिटी ऑफ व्हिच इज ओपन टू विदरिंग क्रिटिसिज्म। अगर हमारे पास जो हमने रिजल्ट फाउंड किए हैं उनकी इंडिकेशन के लिए हमारे पास कोई वैलिडिटी नहीं है तो हमारा जो डाटा है जो हमारे रिजल्ट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म की जाएगी। तो ये स्टेप्स है जो हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, स्लैब मेथड सिलेक्ट किया था प्रॉब्लम फाउंड करने के बाद। उसके बाद हमने सैंपल को एक्वायर किया, उसको प्रोसेस किया। उसके बाद हमने देखा अगर हमारे पास सैंपल सोल्यूबल है तो ठीक है, वो एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है। अगर नहीं सोल्यूबल है तो उसको हमने केमिकल डिसोल्यूशन कैरी आउट करनी है ताकि वो एक मेजरेबल प्रॉपर्टी बन सके। उसके बाद अगर हमारे पास वो मेजरेबल प्रॉपर्टी है तो ठीक है, हम उसमें से इंटरफ्रेंसेस को एलिमिनेट करेंगे। अगर वो नहीं है तो उसकी हम केमिकल या फिजिकल फॉर्म को चेंज करेंगे और उसके बाद हम उसमें एलिमिनेट करेंगे इंटरफ्रेंसेस को। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी को मुहैया कर लेंगे, रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे और एस्टिमेट करेंगे रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी क्या आ रही है। ये डेयर केल केस है, ये इलस्ट्रेट कर रहा था रूल ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्विंग टॉक्सोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये एक कहानी है बिल्कुल जो आपका वो एनालिसिस के स्टेप्स है उनको क्लियर करेगी ये किस तरह से हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम हमने पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ हमारा था कि हमने प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना था, हमारा प्रॉब्लम कौन सा आ रहा है। तो हमारे पास वाइट डेयर कुछ हमारे पास जो थे हिरन वगैरह थे वो एक नदी के किनारे पर पाए गए। लेक स्टेट पार्क इन द साउथ सेंट्रल कंट्री, एक मुल्क का नाम है। द रेंजर्स एंड इन्वेस्टिगेटेड डिसाइड एंड फाउंड badly decomposed carcass of deer and no fresh organ tissue sample could be gathered। मतलब जब वहाँ पर उनकी लाशें वगैरह देखी गई, मरे हुए डेयर्स को देखा गया तो उनकी जो काफ़ी बुरी कंडीशन थी वो काफ़ी हद तक जो थे वो डिकम्पोज हो चुके थे और उनका कोई भी फ्रेश ऑर्गन जो था वो इकट्ठा नहीं किया गया था। कुछ दिनों बाद जब वहाँ पर रेंजर वालों ने एक दूसरी डेट मारी, वहाँ पर गए हुए थे उस सेम लोकेशन के ऊपर गए हुए थे, तो उन्होंने कुछ दूसरी डेड बॉडी देखी उन्हीं हिरन्स की। तो उन्होंने क्या किया, केमिस्ट को समन किया, उनको बुलाया कि वो इस साइड का आकर जायज़ा लें और देखें ये जो हमारे पास हिरन वगैरह ये हमारे पास थे डेयर्स, इनकी मौत है वो किस वजह से हुआ है। तो इस वजह से जो डेयर थे उनको ट्रक के ऊपर लोड किया गया और उनको ट्रांसपोर्ट डायग्नोस्टिक लिबॉर्ट्री वेटरनरी जानवरों की जो लिबॉर्ट्री थी डायग्नोस्टिक उसमें ले जाया गया। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर थे जो हमारे केमिस्ट थे उन्होंने कंडक्ट किया, एग्जामिनेशन किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया सराउंडिंग एरिया का जो वहाँ पर जगह मौजूद थी और वहाँ से कुछ क्लूज जो थे वो उन्होंने इकट्ठे किए। उसके बाद उन्होंने नोटिस किया दैट द ग्रास सराउंडिंग नियर बाई पावर लाइन पोज वाज विल्टेड, वो जो थी वो बंजर हो चुकी थी, जो घास थी वो खुश्क हो चुकी थी और उनका जो कलर था वो चेंज हो चुका था। मतलब वो
सूख चुकी थी, जो वहाँ पर ग्रास मौजूद थी। तो उसके बाद एक कॉमन इंग्रेडिएंट जो हर्बिसाइड के अंदर होता है वो आर्सेनिक होता है। वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकता है, सोडियम आर्सेनाइड की फॉर्म में भी हो सकता है, मोनोसोडियम मीथेन आर्सेनाइड में भी हो सकता है, और डायसोडियम मीथेन आर्सेनेट की फॉर्म में भी हो सकता है। जो डायसोडियम साल्ट मीथेन आर्सेनाइड का है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और हर्बिसाइड के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ये रिएक्ट करता है सल्फर हाइड्राइल के साथ, इमाइनो एसिड सिस्टीन के साथ। और जो सिस्टीन है प्लांट्स के अंदर एंजाइम, ये रिएक्ट करता है आर्सेनल कंपाउंड के साथ, यानी कि मीथेन डायमीथेन आर्सेनिक एसिड के साथ, और फंक्शन करता है एंजाइम फंक्शन इज इनहिबिट। और जो होता है एंजाइम का फंक्शन होता है वो इनहिबिट हो जाता है, और प्लांट जो होता है वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, जो सिस्टीन प्लांट के अंदर एंजाइम होता है वो आर्सेनल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, जो हर्बिसाइड के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से जो प्लांट के अंदर एंजाइम होते हैं उनका फंक्शन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है, और प्लांट जो होता है वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मेथड सिलेक्ट किया। वो कौन सा मेथड सिलेक्ट किया? डिस्टिलेशन का मेथड उन्होंने सिलेक्ट किया। आर्सेनिक को आर्सेन की फॉर्म में डिस्टिल्ड किया, विच इज डिटरमाइंड बाय क्लोरीमेट्रिक मेजरमेंट एसोसिएशन ऑफ। इसका क्लोरीमेट्रिक मेजरमेंट ये तकनीक इस्तेमाल की, और डिस्टिलेशन का मेथड इन्होंने यूज़ किया। और जिनके पास आर्सेन था और आर्सेनिक था, उन्होंने इसको आर्सेन में कन्वर्ट किया। ये हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ मेथड। उसके बाद हमारे पास सेकंड नेक्स्ट वाला स्टेप था रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग या रेप्लिकेट सैंपल। तो इन्होंने मुख्तलिफ तरह के रेप्लिकेट सैंपल किए। मसलन डेयर के जो था उन्होंने उसको डाइसेट किया, उसके जो किडनी थे उनको निकाल लिया, और उसके अलावा उन्होंने जो ग्रास थी उसके सैंपल को भी निकाला, और उन्होंने उसको कोड किया। मसलन जो हमारे पास दो हमने लिए डेयर लिए, हिरन लिए, और एक को D1 का नाम दिया और दूसरे को D2 का नाम दिया। तो जो एक हिरन की जो किडनी थे उसको हमने D1 से लेबल कर दिया, और दूसरे के जो थे उसको D2 से कर दिया। जो हमारे पास ग्रास थी उसको हमने G से सैंपल कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव कर दिया। रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग का स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने लेबोरेटरी सैंपल में क्या किया, किडनी के जो किडनी थे उनको कट कर दिया, उसको हाई स्पीड ब्लेंडर के साथ होमोजेनाइज कर दिया। उसके बाद सैंपल उसको काफ़ी ज़्यादा क्रश करने के बाद, ब्लेंड ग्रास को भी ब्लेंड करने के बाद किडनी को भी होमोजेनाइज किया, और जो हमारे पास ग्रास थी उसको भी होमोजेनाइज किया। लेबोरेटरी सैंपल्स में हमने पढ़ा था कि जो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो है हम उसको होमोजेनाइज करते हैं। तो हमने इनको होमोजेनाइज करना है लेबोरेटरी सैंपल पढ़ने के लिए। इसका साइज़ भी कम हो जाता है और रिजल्ट जो होते हैं ज़्यादा रिलायबल आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप था डिफाइनिंग रेप्लिकेट सैंपल। हमने डिफाइन किया, मसलन हर में से 3 रेप्लिकेट सैंपल लिए लेबोरेटरी सैंपल के लिए, जिनको हम D1 D2 और DG से तो हम पहले नोट कर रहे थे। तो हमारा जो पहले वाला हिरन था उसमें से हमने 3 फिर से लेबोरेटरी रेप्लिकेट सैंपल लिए। तो 10-10 ग्राम हर में से एक लिया। पहले हिरन में से जो 10 ग्राम दिया उसको D1 से जार के, दूसरे 10 ग्राम दिया उसको D1 20,000 के, और जो तीसरा 10 ग्राम पहले हिरन में से लिया उसको D1C से डिनोट किया। अब दूसरे हरन में से हमने 3 सैंपल इकट्ठे किए रेप्लिकेट। उसमें जो हमने पहला 10 ग्राम लिया उसको D2A से जार किया, दूसरा जो लिया D2B से जार किया, और तीसरा जो सैंपल है उसको D2C से ज़ाहिर किया। और इस वजह से जो हमने ग्रास के 3 सैंपल लिए उसको GA से ज़ाहिर किया, पहला जो 10 ग्राम लिया, दूसरे जो 10 ग्राम लिए उसको हम GB से ज़ाहिर किया, और जो तीसरा हमने सैंपल लिया उसको GC से ज़ाहिर किया। उसके बाद हमने सैंपल को क्या करना है, डिज़ोल्व करना, उसकी डिज़ोलेशन कैरी करनी है। आज इस सैंपल उनको अलग-अलग से पोर्सिलिन क्रूसिबल के अंदर प्ले रखा गया और उनको हीट किया गया फ्लेम के ऊपर, यहाँ तक कि सैंपल क्या उनमें से जो स्मोक है वो निकलना क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद हमने उसकी ड्राई एशिंग कर ली 555 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 2 घंटे तक, और उनमें dilute HCl डिजॉल्व कर लिया, और ये रिएक्शन हुआ AS2O5 प्लस HCl, और ये हमारे पास आर्सेन क्या हुआ, बन गया डिजोलेशन की वजह से। लेबोरेटरी सैंपल कर लिया। लेबोरेटरी सैंपल के बाद हमने रेप्लिकेट सैंपल डिफाइन किया, फर्दर उनकी सैंपलिंग की। उसके बाद हमने सैंपल को किया डिजोलेट किया पोर्सिलिन क्रूसिबल के अंदर, और फ्रेम के ऊपर हीट किया 555 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 2 घंटे तक, यहाँ तक कि जो हमारा डिल्यूट HCl था उसके अंदर हल हो गया और उसने आर्सेन बना दिया।
उसके बाद हमने उसमें से इंटरफ्रेंसेस रिमूव करने हैं। तो इंटरफ्रेंसेस रिमूव करने के लिए हमने एज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर सब्सटेंस माइट इंटरफेयर इन एनालिसिस कन्वर्टेड इनटू आर्सिन गैस में कन्वर्टेड कलरलेस टॉक्सिक गैस दैट इज वॉल्व एंड H3 थ्रू स्टेट में जिंक। जब हमारे पास ये आर्सिन है जिंक के साथ इसको ट्रीट किया जाता है तो एक कलरलेस गैस के तौर पर ये इवॉल्व हो जाता है। आर्सिन गैस इज बबल्ड इनटू कलेक्टर विद सिल्वर डाइथर टू फॉर्म अ कलर कंप्लेक्स कम्पाउंड आर्सिन डाइइथाइल कार्बोनेट। तो हम इसको जिंक के साथ ट्रीट करेंगे और ताकि इसमें से हम जो हमारा आर्सिन है वो कलरलेस गैस के तौर पर हमारा इंटरफेरेंस आर्सिन है तो आर्सिन वहाँ से निकल सके। और बाकी जो हमारे पास है डाइथाइल इथोक्सी कार्बोनेट है वो एक कलर कम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर लीजेंड की फॉर्म में अकोमोडेट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एनालाइट की अमाउंट मेजर कर लेनी है जो हमारे पास, इसको हमने नंबरिंग दे लेनी है, इसमें कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मीटर में डाल देनी है। और उसके बाद हमने एनालाइट की जो अब्जॉर्बेंस है वो मेजर कर लेनी है। ये हमारे पास मुख्तलिफ इस एनालाइट की ऑब्जर्वेशन आ रही है। कंसनट्रेशन के एनालाइट है, मतलब ये कंसनट्रेशन 0, 5, 10 और 15 और 20, 25 ये हमें कंसनट्रेशन मालूम थी और इनकी ऑब्जर्वेंस हमने मेजर की तो ये आ रही है नेक्स्ट जो इसके आगे दी हुई है। और D1 जो हमारे पास सैंपल था इसकी ऑब्जर्वेंस 0.42 आ रही है। D2 जो हमारे पास सैंपल था, जो हमारे पास दूसरा किडनी था, दूसरे लेयर के किडनी थे, उसकी आ रही है 0.81। और जो हमारे पास ग्रास का सैंपल था उसकी आ रही है 1.97 आ रही है। ये हमारे पास आ रही है इनकी ऑब्जर्वेंस। और जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी वेवलेंथ 535 नैनोमीटर के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, लास्ट में हमने रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेना, ये फार्मूला लगा देना है y = mx + c। इसमें हमारे पास D1 जो 60 पार्ट पर मीटर आ रहा है, D2 हमारे पास 22 पार्ट्स पर मीटर आ रहा है और G जो आ रहा है 600 पार्ट्स पर मीटर आ रहा है। और हमने ग्राफ ड्रा कर देना कंसंट्रेशन वर्सेस ऑब्जर्वेंस, जो हमारे पास वैल्यूज हमें मालूम है वो हमने इसके ऊपर ड्रा कर देनी है, यहाँ से नंबर कर देनी है। कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस के ऊपर लेनी है और ऑब्जर्वेंस जो है वाई एक्सिस के ऊपर लेनी है। और यहाँ से हमने कैलिब्रेशन कर्व की वजह से मदद की वजह से हमने यहाँ से अननोन वैल्यू जो है वो यहाँ से फाउंड कर लेनी है। जो हमारी 10 पार्ट्स पर मीटर से ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है वो डेट्रीमेंटल होती है, यहाँ से हमें मालूम होता है। और वो क्या होती है, एनिमल्स के अंदर डेथ काज कर रही होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 10 पार्ट्स में 15 भी होगा 0.41 अगर ऑब्जर्वेंस आ गई तो ये इनमें भी डेथ हो जाएगी। अगर 0.59 आएगी तो इनमें भी डेथ हो जाएगी, 0.71 आएगी तो इनमें डेथ हो गए। अब हमारे पास जो D1 का सैंपल है वो कहाँ पर फॉल कर रहा है, इसकी 0.42 आ रही है। तो 0.42 यहाँ पर फॉल कर रही है 15 और 20 के दरमियान, मतलब ये इसकी वजह से इनकी ऑब्जर्वेंस कम हो गई तो इनकी ये डेथ इसी वजह से हो गई क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर D2 की 0.61 आ रही है, इनमें भी डेथ इसी वजह से हो गई क्योंकि ये फॉल कर रहे 0.59 और 0.71 की वजह से, इनको भी डेथ इसी वजह से हो गई क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन है 10 पार्ट्स पर मीटर से ऊपर आ रही है। और जी की जो है इसकी भी ये 10 पार्ट्स पर मीटर से ऊपर फॉल कर रहा है, इसकी 1.97 आ रही है, सबसे ज़्यादा आ रही है ऑब्जर्वेंस से। तो इसकी भी 10 से ऊपर पार्ट्स पर मीटर में फॉल कर रही है तो इस वजह से डेज की क्या हो गई, डेथ हो गई। लास्ट हमारे पास रिलायबिलिटी है। इसके लिए हम रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्स या तकनीक यूज करते हैं और उसको हम रिजल्ट को कंप्यूट कर देते हैं। उसके बाद प्रिसीजन जो एक्यूरेसी डाटा की है, डिफरेंट अदर टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस सच एज टी टेस्ट और एफ टेस्ट, इनको हम यूज़ करते हैं। ये आप बाद में पढ़ोगे आपको पता चलेगा। बस ये अभी मकसद ये था डेयर किल केस को इलस्ट्रेट करने का ताकि आपको स्टेप्स की समझ आ जाए। तो बच्चों शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन हो, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में। तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी आप लोगों ने बता देनी है। स्पीड ज़्यादा तेज़ हो तो वो भी मैं स्लो कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।